हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं अंकित भाटी रोजगार विदंग के चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हिंदी का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है उपसर्ग। बहुत लोग उपसर्ग को प्रीफिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी वाले समझ गए होंगे प्रीफिक्स क्या होता है। मित्रों, बालकों, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई उपसर्ग को देखते ही बच्चे बहुत तो पढ़ते ही नहीं है कि ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है हिंदी में, पर मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि आप जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो उनमें से 90% मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा आज, 90% बच्चों के पास उन सवालों का जवाब नहीं होगा। 90% मतलब 10 में से कोई एक बच्चा जवाब दे देगा। ठीक है, चलिए। तो कुल मिलाकर के उपसर्ग को बहुत ही गहराई से जानेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। आपके कभी कभी हार्ड क्वेश्चन आते हैं उपसर्ग से, वो शायद छूट जाते होंगे, आज के बाद नहीं छूटेंगे, ऐसी उम्मीद है वीडियो खत्म होते होते। लेकिन देखिएगा जरूर, पूरी कंप्लीट एक ही बार देखनी है बस। एक बार में आपको एग्जाम तक हर चीज ना रट जाए तो फिर अपने चैनल का या अपना नाम बेकार है यार। चलो, तो कुल मिलाकर के पढ़ने से ही पता चलेगा। मैं कितना भी यहाँ बकवास कर लूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना आप पर ना मुझ पर। तो मैं देखता हूँ दोस्तों कि उपसर्ग होता क्या है। नाम जैसे अंग्रेजी में देखें प्रीफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय। तो प्री मतलब पहले, तो ये चीज पहले का कुछ होगा तो उसको पूरा डिटेल में जानेंगे। अभी तो सिर्फ आपने इस नाम से अंदाजा लगाया होगा कि प्री माने पहले, तो पहले कुछ होगा, तो वही चीजें हैं। तो अभी जानते हैं। चलिए, तो शब्द भेद में अगर मैं देखूं उपसर्ग हमारा हिंदी में लाई कहां करता है। उपसर्ग अगर शब्द भेद, क्योंकि शब्द भी तो होता है एक उपसर्ग, मतलब उपसर्ग किसी शब्द में ही तो जुड़ता है, तो शब्द भेद में कहां लाई करता है जरा देखते हैं। शब्दों का अगर मैं भेद करूं, सारी चीजें पूरी की पूरी हिंदी शब्द भेद से निकलती है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि रचना बनावट के आधार पर शब्द भेद होते हैं चार तरह के, एक उत्पत्ति के आधार पर, एक रचना बनावट के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर और एक व्याकरण की दृष्टि से। तो कुल मिलाकर चार प्रकार होते हैं। उनमें एक प्रकार है रचना बनावट के आधार पर। अगर शब्द भेद का ये प्रकार देखूंगा तो इसमें भी तीन प्रकार और आ जाते हैं, एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द, एक योग रूढ़ शब्द। रूढ़ और योग रूढ़ में गोली मार दो। जो आपके यौगिक शब्द है, नाम से ही स्पष्ट है। अगर मैं अंग्रेजी में यौगिक को बोलूं तो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। कंपाउंड मतलब किसी चीज का मिश्रण होंगे। तो बिल्कुल यौगिक शब्दों में चार चीजें आती हैं और चारों ही किसी ना किसी का मिश्रण होते हैं, आप सबको पता है। समास में आपको बता चुका हूं कि ये दो शब्दों का मेल होता है, दो शब्दों का मिश्रण होता है। ये संधि जो होती है, ये दो शब्दों के वर्ण, दो शब्दों के वर्ण, क्योंकि कोई परिभाषा पूरी नहीं बोलता है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। ऐसा नहीं है, दो शब्दों के ही मेल होता है, शब्द प्लस शब्द। बस ये होता है इस शब्द का अंतिम अक्षर और इस शब्द का शुरुआती अक्षर, उन दोनों के मेल को संधि बोलते हैं। बाकी वो शब्द के ही वर्ण होते हैं, वर्णों का मेल। ऐसे तो कै प्लस खे, ये कोई संधि हो गई, ये कोई संधि हो गई कख, तो ये कोई संधि नहीं हुई, ये वर्ण, ये शब्द होने चाहिए। वर्णों के मेल को संधि नहीं बोलते कभी भी। शब्दों के जो वर्ण हैं, एक का अंतिम दूसरे का पहला, उनके मेल को संधि बोलते हैं। तो संधि भी किसी ना किसी का मेल हो गया, मिश्रण हो गया। बात क्लियर है? मैंने संधि में बहुत अच्छे से इस बात को डिस्कस किया है। चलिए, वो सारी वीडियो अब तक सिर्फ और सिर्फ हिंदी में 5 वीडियो हुई है गिनती की। प्लेलिस्ट बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, बिल्कुल मैं आपको पढ़ाता हुआ नजर आ रहा। और ये हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किया है, एक ये किया है और एक वर्णमाला की है, 2 वीडियो में कंप्लीट। टोटल 5 वीडियो ये हुई हैं दोस्तों। आज छठी वीडियो दे रहा हूं उपसर्ग पर। इससे अगली वीडियो आपको साफ दिख रही है, प्रत्यय पर आएगी। तो उपसर्ग जो है यौगिक शब्दों का एक पार्ट है। तो समास, संधि और उपसर्ग में क्या फर्क है अगर मैं आपको बोलने लगूं कि उपसर्ग भी मेल होगा क्या? हाँ, मेल होगा। ये दो शब्दों का मेल नहीं होगा, दो शब्दों का नहीं मेल होगा। कोई शब्द होगा, उससे पहले कोई शब्दांश जुड़ेगा, मतलब शब्द नहीं जुड़ेगा, कोई शब्दांश जुड़ेगा, शब्द का अंश जुड़ेगा, कुछ अक्षर जुड़ेंगे, जैसे उपवन, जैसे बहुत सारी चीजें आएंगी। अपमान, मान में जुड़ गया अप, तो ये जो आप है ये शब्दांश से पूरा शब्द नहीं है। अगर इनको मैं देखूं तो इनका अपना कोई खास अर्थ नहीं होता। हालांकि उपसर्गों का भी अर्थ होता है,
वो मैं दिखाऊंगा आज, वो भी समझाऊंगा आपको, सारी बातें समझाऊंगा। तो उपसर्ग आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये शब्दांश प्लस शब्द का मेल है और शब्दांश शब्द से पहले जुड़ता है, जबकि इनमें दो शब्दों का मेल है और यहाँ दो वर्णों का मेल है, दो शब्दों के। क्लियर हो गई होगी बात, यहां तक मैं मानता हूं आपको सारी परिभाषाएं एकदम दिमाग में उतरकर बिल्कुल पेट तक पहुंच गई होंगी, ऐसा मानता हूं। पेट है हमारा स्टोरेज, दिमाग में उतरा पेट में जमा। चलो इस तरीके से बस अब मैं आपको बात बोलूं कि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ, क्योंकि जब उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल शुरुआत जड़, पहले उपसर्ग शब्द कहां से आया, इसका मतलब क्या है कि जो हमने इसको उपसर्ग बोला, तो अभी मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूं जो एकदम शुरुआत है। तो उप माने समीप होता है, सर्ग माने सृष्टि करना। जिसने इस शब्द के अर्थ को समझ लिया, उपसर्ग के अर्थ को समझ लिया, वो इस सवाल उपसर्ग के सवालों को ऐसे चुटकियों में करता हुआ चला जाएगा। तो देखो ना, उप माने समीप और सर्ग माने सृष्टि करना या बनाना। सृष्टि करने का मतलब होता है बनाना, तो ये कुछ समीप बनाता है। तो किसके समीप बनाता है, तो अभी मैं देखता हूं, अभी मैं आपको समझाऊंगा इस बात का अर्थ भी। चलो, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर, किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना। तो ये जो बनाना बोला है ना, कुछ नया शब्द बनाता है किसी के समीप आकर, यही उपसर्ग का अर्थ है। उप माने समीप होता है। चलिए, बहुत सही बात आपने बोल दी और बहुत अच्छे से आपने इस शाब्दिक अर्थ को समझ लिया। कई बार शाब्दिक अर्थ भी पूछ लेता है कि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या है। उप का समीप और सर्ग का सृष्टि, बनाना या बनाना। तो समीप कोई अर्थ बनाता है, किसी शब्द के समीप आकर कोई नया शब्द बनाता है। चलिए, तो कुल मिलाकर परिभाषा, अब देखिए शाब्दिक अर्थ समझ लिया, उपसर्ग का मतलब क्या है ये समझ लिया। अब हम परिभाषा भी तो जानेंगे कि उपसर्ग कहते किन्हें हैं। परिभाषा तो वे शब्दांश, देखिए मैंने बोला शब्द नहीं होते ये शब्दांश, जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ेंगे। प्रीफिक्स नाम है तो पहले जुड़ेगा, शब्द के पहले, कभी बाद में नहीं जुड़ेगा। तो शब्द के आरंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये परिभाषा तो मैं समझता हूं आपको रट गई होगी, सही तो समझा रहा हूं शुरू से ही, ठीक है। परिभाषा रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमारी क्लास में, सब अपने आप याद हो जाता है। कितनी अच्छी बात है। अब मैं इसको अर्थात में और अच्छे से परिभाषा को रटवा देता हूं आपको। देखिए, शब्दांश, किसी शब्द, कोई शब्द होगा, उससे पहले शब्दांश जुड़ेगा और फिर एक नया शब्द बन जाएगा। यही परिभाषा में लिखा हुआ है कि कोई शब्द, उससे पहले कोई शब्दांश जुड़ेगा, इसी को हम उपसर्ग बोलते, जो शब्दांश जुड़ेगा। परिभाषा क्लियर हो गई, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस जो नया शब्द होता है ना, जो नया शब्द बना, उसको उपसर्ग विधि से बना शब्द कहते हैं। बताऊंगा आपको उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा है, शब्दांश कौन सा है, शब्द कौन सा है, सारी बातें करूंगा। उदाहरण इसलिए लिखे हैं, तो जरा आ जाओ। जैसे परा प्लस जय। अब देखिए, जय जयकार आपने सुना होगा, जय माने भाई वही है, वो तो जय तो विजय है, जीत है, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये कोई परा का कोई खास अर्थ नहीं है। लेकिन जैसे ही ये जय के साथ जुड़ गया तो इसने नया शब्द बना दिया, पराजय। तो पूरा जय का अर्थ ही बदल के रख दिया, नया शब्द बना दिया। तो इसको हम उपसर्ग विधि से बना शब्द बोलेंगे। अर्थात पराजय में हम उपसर्ग ढूंढ सकते हैं। कोई कहे कि भाई आप घर में उपसर्ग ढूंढो, घर में, तो कोई यूं मत कह देना पापा जी हमारा उपसर्ग। तो भाई घर में पापा उपसर्ग है ऐसा मत बोल देना। तो मतलब ऐसे उल्टे सीधे जवाब मत देना। मैं ये कहने का मतलब ये है, तो जो घर एक शब्द है, इसमें कुछ शब्दांश थोड़ी जुड़ा है, तो हम उपसर्ग बता ही कैसे सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत सही। तो जैसे जय है, कोई कहे उपसर्ग बताओ, जय में कैसे बता देंगे, जय में कोई शब्दांश थोड़ी जुड़ा है। हाँ, अब जुड़ गया। पराजय में उपसर्ग बताओ, परा है जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए, भिन्न के साथ एक और उपसर्ग जुड़ गया, वि, तो विभिन्न हो गया, ठीक है। अब आपको अर्थ में तो कुछ बदलाव नहीं है, भिन्न भी वही है, विभिन्न भी वही है। बात तो आपकी सही है, इस बात को बाद में समझाऊंगा, ठीक है। चलो, अर्थ बदलेगा, इस बात की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है मूल शब्द जो हो ना, वही नया शब्द, उसका भी वही अर्थ निकल के आए, जैसे यहाँ आ रहा है, ठीक है। इस बात को भी डिटेल में चर्चा करूंगा।
प्रे प्लस हार, प्रहार। तो देखिए हार तो कुछ अलग ही चीज होती है, एक तो हार होती है जीत हार, एक हार क्या होती है, एक हार गले का हार। तो देखिए प्रेस के साथ लग गया, ना तो ये जीत हार से कोई मतलब रहा इसका, इस हार का, प्रहार का, ना तो जीत हार से कोई मतलब है, ना गले के हार से। तो नया ही शब्द बना दिया, कोई नया ही निकल के आया, प्रहार। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये उपसर्ग विधि से बने शब्द, ये शब्द हैं, मूल शब्द इनको बोलूंगा, और ये क्या कहलाएंगे, शब्दांश। तो ये शब्दांश से पूरे शब्द नहीं होते, ये शब्द के अंश होते हैं, इन्हीं को शब्दांश बोलते हैं। बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं, बहुत ही मजेदार आपको क्लास लगेगी। उपसर्ग खत्म होते होते झंडे ना गाड़ दो ना आप, आज देख लेना उपसर्ग को ढूंढोगे पेपर में, बस आ तो जाए। अब देखो उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं उसे मूल शब्द कहते हैं। देखिए ये जो शब्द है इसमें उपसर्ग जुड़ा, ये उपसर्ग ही तो है, सारे शब्दांश से वही उपसर्ग है, क्योंकि ये शब्द के पहले जुड़े, उपसर्ग हो गया। अब देखिए ये किसी मूल शब्द में जुड़ जाते हैं तो मूल शब्द इसको बोलेंगे, मूल शब्द में ही ये जुड़ते हैं। तो यही बोला है उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं, जिस शब्द में जुड़े तो इस शब्द को मूल शब्द बोलेंगे, ये मूल शब्द है। बात समझ में आ गई, ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, सब बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से लिखे हैं, जो जो एग्जाम में पॉइंट बनते हैं। चलिए उपसर्ग विधि से बने शब्दों का अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत गौर से समझना। उपसर्ग विधि से जो शब्द बनता है, जैसे ये शब्द उपसर्ग विधि से ही तो बने हैं, तो ये जो शब्द बने हैं इनका अर्थ मूल शब्द के आसपास ही होता है, इसके आसपास ही होता है। ये चाहे उपसर्ग जुड़ जाए लेकिन इनका अर्थ इसके आसपास ही होता है। अब आसपास कई बार तो उल्टा बना देता है, हाँ बना देता है, कई बार क्या बना देता है, एकदम पर्यायवाची बना देता है, जैसे भिन्न विभिन्न एक ही बात है, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे बना देता है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि भाई ना तो इससे कोई मतलब, ना इससे एक नया ही शब्द निकल के आता है, जैसे प्रहार, मूल शब्द से कोई मतलब ही नहीं है। वैसे ये जो अर्थ घूमता है अधिकतम इस मूल शब्द के या तो विपरीतार्थक या पर्यायवाची नया शब्द भी बन जाता है। तो यही बात मैंने तीसरी उस लाइन में लिखी है कि उपसर्ग विधि से जो बने शब्द हैं वो मूल शब्द के सापेक्ष, मूल शब्द के सापेक्ष देखें तो तीन तरह के अर्थ निकालते हैं। इसके सापेक्ष देखें इनको तो तीन तरह से इसको बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं जरा समझिए। या तो वो पर्यायवाची होते हैं, अभी दिखाया ना, भिन्न विभिन्न, उपसर्ग भी जोड़ दिया तब भी वही पर्यायवाची तो बना, भिन्न विभिन्न। अब देखो विनाश, नाश भी वही चीज है, विनाश भी वही चीज है। तो नाश में, नाश एक मूल शब्द था, वी हमने क्या जोड़ दिया, उपसर्ग जोड़ दिया, फिर भी पर्यायवाची ही तो बना, नाश विनाश एक ही तो बात है। अब देखिए विलोम भी बना देते हैं, जय जयकार, जीत, और परा लगा दिया, पराजय उल्टा हो गया जीत का एकदम, तो विलोम भी बना देते हैं उपसर्ग जुड़ के। पक्ष और वी लगा दिया, विपक्ष, तो बिल्कुल विपरीत भी बन जाता है। देखिए वी लगने से पर्यायवाची, एक ही उपसर्ग देखो कितनी बार काम कर देता है, वी लगने से पर्यायवाची भी बन रहा है, वी उपसर्ग लगा दिया तो विलोम भी बन गया, पक्ष का, पक्ष के साथ वी जोड़ दो विलोम बन गया। और एक शब्द होता है शेष, शेष माने क्या होता है, बचा हुआ, मैथ में भी पढ़ते होंगे रिमाइंडर, शेष मतलब बचा हुआ, जो भाग देते हैं, जो बच जाता कहते हैं इसमें भाग नहीं गया, ये बचा हुआ, ठीक है, शेष वही तो चीज होती है। या हम कहते हैं इतनी रोटी खा ली, इतनी शेष बच रही, इतनी शेष है, तो वो बात है। अब देखिए विशेष, अब ये तो बिल्कुल नया ही शब्द आ गया, विशेष, शेष अलग चीज हो गया और विशेष हो स्पेशल, आपके लिए स्पेशल है ये। बचे हुए और स्पेशल चीज में तो कोई आपस में लिंक नहीं रहा, तो नया अर्थ भी निकाल देते हैं। उपसर्ग या तो विलोम निकालेंगे या पर्यायवाची या कोई नया, आप बताओ कोई भी उपसर्ग, इनसे अलग कोई अर्थ निकाल सकता, कोई भी उपसर्ग जोड़ लो आप,
या तो वो पर्यायवाची निकालेगा मूल शब्द का, या उसका विलोम निकालेगा, या कोई नया शब्द बना देगा। बस 3 ही चीज करते हैं उपसर्ग। बात समझ में आ गई होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये व्यवहारिक ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको, किताबों में शायद ना मिले ऐसी बातें, किसी भी किताब में नहीं मिलेंगी। चलो अब मैं क्वेश्चंस आपसे को, ये बात जो मैंने बोली हो सकता है बहुत बच्चों को समझ में ना आई हो, इसलिए मैंने उस पर उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन लिख दिए हैं। ठीक है, अब आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाओगे। चलिए, तो अगर मैं देखूं क्वेश्चन को, अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, 2-3 क्वेश्चन लिखे, बताओ 3 तो बहुत है समझाने को किसी बात को। तो कौन सा शब्द उपसर्ग विधि से नहीं बना है? उपसर्ग विधि से बने शब्द जानते हो, मूल शब्द में शब्दांश जोड़ा, दोनों मिले, उपसर्ग विधि से बना शब्द। ठीक है, उपसर्ग विधि से बना शब्द, इनमें से कौन सा उपसर्ग से नहीं बना, ये पूछना चाह रहा है, कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब देखो, आपको माता होती है एक माता, तो ये कुमाता माता से ही तो बना है, पहले तो माता ही आई होगी, उसी से कुमाता आया होगा। बिल्कुल, माता से ही कुमाता, कु माने बुरी माता। ठीक है, चलिए, जो अपने बच्चों को, मतलब वैसे कुमाता के एग्जाम्पल बहुत कम मिलेंगे, पर फिर भी इसने शब्द बना दिया कुमाता। कोई कोई तो माता होती है, ठीक है, जो अपने बच्चे की जान तक ले लेती है, उसको कुमाता बोला गया है। पर पुत्र तो कुपुत्र बहुत निकल आएंगे। आप जो पढ़ रहे हैं, आप में से कई कुपुत्र होंगे, अरे सारे ही कुपुत्र, जब तक नौकरी नहीं लगोगे, माता पिता के उद्देश्य को सिद्ध करो तो समझ लो फिर आप पुत्र हो, वो तो कभी नहीं कहेंगे आपको कुपुत्र। ठीक है, और डिप्रेशन में मत आ जाना, कभी मेरे ऊपर आरोप लगा दो। तो कुपुत्र कुछ नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, पढ़े लिखे जाओ। कुपुत्र का मतलब पुत्र का उल्टा, तो ये भी शब्द कुपुत्र पुत्र के साथ ही आया होगा, पुत्र के बाद ही आया होगा, तो ये कु इसमें उपसर्ग, पुत्र एक अलग। तो मतलब पुत्र के इर्द गिर्द ही तो घूम रहा है, उसका अर्थ चाहे विलोम हो गया, लेकिन जो उपसर्गिक शब्द है पुत्र, जो अच्छा पुत्र ना हो, बुरा पुत्र हो, तो अर्थ तो वहीं घुमाना, मूल शब्द के आसपास। अब देखिए कुचालक, तो बिल्कुल ये चालक से ही आया होगा। चालक वो होते हैं जिनमें बिजली चली जाती है, बिजली आ जा सकती है, करंट दौड़ता है, लोहा करंट दौड़ता है। कुचालक वो होते हैं जिनमें करंट ना दौड़ता हो, जिनमें बिजली ना चलती हो। तो ये सीधी सी बात है, चालक से वर्ण बना है। अब देखिए कुलीन में आपसे बोलूं, अब कुलीन को कोई बोले कि लीन से बना है, तो मैं कहूंगा बहुत गलत बात कह रहे हो। लीन तो कहते हैं भाई किसी उसमें लीन हो गया, भक्ति में लीन हो गए, वहां हम लगाते हैं, उसमें रम गए। अब कुलीन क्या होता है? कुलीन तो कुल की, तो ये कुल शब्द से बना है। ये तो कुल शब्द से, इसमें हो सकता है प्रत्यय तो हो, लेकिन उपसर्ग बिल्कुल नहीं है। उपसर्ग बिल्कुल नहीं है इसमें। आप बोलो कुपसर्ग नहीं है, फिर बचेगा क्या? लीन। तो लीन से बना है क्या? कुलीन तो कहते हैं वो कुलीन है, बिल्कुल कुल में रल गई है, कुल में मिल गई है, कुलीन पुत्र वधू है, बिल्कुल कुल की सारी बातों का, परंपराओं का पालन करती है, तो वो होती है कुलीन। तो लीन से उसका क्या लेना देना है? नहीं। ये तो कु का मतलब तो बुरा होता है, यहां तो बुरा नहीं है, तो अच्छी बहू है। तो इसका मतलब इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो पूरा एक शब्द है। तो यहां पर हम कहेंगे ये आपका आंसर है, और आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई कौन सा उपसर्ग विधि से नहीं बना है। ये नहीं बना है, यहां पे कु उपसर्ग नहीं है। हर जगह कु को देखते ठोक मत देख रहे हो, यही उत्तर है। ठीक है, कोई कहता फिर तो कोई यूं भी कहेगा कुल, तो आप क्या होगे, इसमें भी कु उपसर्ग हो गए। ऐसे थोड़ी कहीं भी आपने छोड़ा क्या मूल शब्द, वो देखो ना, तो इसमें ऐसे थोड़ी कहीं भी ठोक दोगे उपसर्ग को। और आएगा समझ में? अरे नहीं आया, गोली मारो ना, अभी आएगा, फिर से आएगा। निम्न में से उपसर्ग विधि से बना शब्द नहीं है, तो आप फिर से देखिए दु काल, दु माने बुरा, इन सब उपसर्गों का अर्थ भी बताऊंगा अभी आपको। बहुत बड़ी वीडियो, चिंता मत करो, सब कुछ समझ में आएगा। काल का मतलब दु, अब काल माने समय, दु काल माने बुरा समय, तो सीधी सी बात है ये दु जो है इस काल के साथ ही लगाया गया होगा, तो इसका मतलब ये उपसर्ग हो गया होगा। ठीक है, दुलार, तो लाड़ प्यार बोलते हैं ना, लाड़ प्यार, दुलार उसी से बना है। ठीक है, दुलार, लाड़, दुलार,
चलो बहुत बढ़िया। तो ये भी कहीं ना कहीं लाड प्यार बोलते हैं ना, तो दुलार भी वही चीज है। तो कुल मिला के ये भी उससे ही। दुधारू, जो धार बढ़िया देती हो, दुधारू है ना। दुधारू, दू माने हर जगह बुरा नहीं निकलेगा, कहीं अच्छा भी निकल जाता है। दुधारू जो ज्यादा, दू माने ज्यादा भी हो, धार जो ज्यादा देती हो, दूध जो ज्यादा देती हो, दुधारू हो गया। तो दुधारू, चलो तो इस तरीके से दुधारू, दरअसल में दुधारू भी एक शब्द मुझे लगता है ये ठीक नहीं लिखा है। दुधारू में भी प्रत्यय है, दूध से बना है ये, ठीक है। तो इसमें भी हम नहीं कह सकते कि उपसर्ग नहीं है, इसमें भी उपसर्ग नहीं है और इसमें भी उपसर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? दुकान, क्या एक कान से बनी है दुकान? नहीं भाई, कान अलग चीज है, इसको थोड़ी कह देंगे। दुकान को तो आप तोड़ ही नहीं सकते, उपसर्ग है ही नहीं उसमें कुछ, आप छोड़ोगे तो कान निकलेगा, और कान से क्या मतलब, दुकान का दूर दूर तक भी नहीं है, ठीक है। तो आप कह दोगे नहीं, ये भी उपसर्ग विधि से नहीं बना। तो यहां पर दो शब्द हैं जो उपसर्ग विधि से नहीं बने, ये भी नहीं है भाई, ये तो दूध से बना है दुधारू, ना कि धारू से दूध लगा के बना है। धारू तो धार तो यही तो कह दे, सब थोड़ी जाने धार क्या हो, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर दो उत्तर हो गए। चलिए अगला शब्द, निर्वासित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा? निर्वासित, अब ऐसा नहीं है जहां प्रत्यय आ गया आपके वहां उपसर्ग नहीं हो सकता, हो सकता है। उपसर्ग प्रत्यय दोनों भी हो सकते हैं, ये मैं प्रत्यय में बताऊंगा जब प्रत्यय पढ़ाऊंगा। किसी एक शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों चीजें भी होंगी। चलो अब निर्वासित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? निर्वासित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अब ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत गहराई से पूछा गया है। अब देखिए पहले तो निर्वासित को हमें तोड़ना पड़ेगा, जो मैं अभी सिखाऊंगा, अभी सिखाया नहीं है। तो निर्वासित में निर तो आपका है उपसर्ग, और वास आपका है मूल शब्द, और इत आपका है प्रत्यय। तो तीन चीज है इसमें, उपसर्ग, वास, वास मतलब रहना, और इत मतलब प्रत्यय। तो तीन चीज है इसके अंदर। तो निर जो शब्द है ये है उपसर्ग, और उपसर्ग ये कौन सा है? संस्कृत का, हिंदी का, उर्दू का, अंग्रेजी का। वीडियो खत्म होते होते आप इनका जवाब ऐसे लगाओगे ऑप्शन में, ऐसे ऐसे। तो अभी तो मैं आपको बता देता हूं कि निर उपसर्ग और हलंत हमेशा संस्कृत वाले उपसर्ग में लगता है, याद रखना। हिंदी में कभी हलंत नहीं आएगा, उर्दू में कभी हलंत नहीं आएगा, संस्कृत के उपसर्ग में लगेगा। लेकिन आप पता कैसे करोगे कि निर संस्कृत का या निर ही इसमें हलंत आएगा, कैसे पता लगेगी? ये बात आपको पता लगेगी वीडियो खत्म होते होते, सारी बात पता लगेगी। अभी सारी थोड़ी हो गई वीडियो, अभी तो जस्ट शुरुआत करी है। पर यूं देखो, मेरी वीडियो लंबी जरूर जाती है लेकिन बहुत ज्ञान का भंडार और बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको खुद वीडियो बोलेगी, देखो मेरे अंदर कितना माल है। चलो चलो अब उपसर्गों की संख्या पे आते हैं। उपसर्गों की संख्या, वही बात कह रहा हूं मैं, वो संस्कृत, हिंदी, उर्दू क्या है वो, उसी क्वेश्चन के ऊपर फिर मैंने नीचे क्वेश्चन पहले बता दिया आपको कि भाई वो है, ऐसा पूछा जाएगा। तो अब उसकी डिटेल में पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को। कैसे पढ़ेंगे? उपसर्गों की संख्या। संस्कृत में उपसर्ग 22। पिछली जो मेरी वीडियो है, मुझे पता है कुछ बच्चा बताने की कोशिश ना करे, उसमें मैंने 21 बताए हैं। जो पेन टैब वाली वीडियो, उसमें एक उपसर्ग मुझसे छूट गया है, उत, ठीक है। अब मैंने वो और जोड़ दिया है तो इसलिए 22 हो गए हैं। चलो बहुत सही। हिंदी के उपसर्ग हैं 13, ठीक है। संस्कृत के याद रखना 22 ही होते हैं, हिंदी के उपसर्ग 13 है। और ये बात याद रखना, इन्हें सामान्यता याद रखना, ये सामान्यतः है, इनमें घटबढ़ एकाध सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आमतौर पर ये माने गए हैं। ज्यादातर जो हिंदी के मतलब विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये बातें मानी है, उस आधार पर बोल रहा हूं। जो ज्यादातर किताबें देती हैं, प्रमाणित किताबें, ठीक है। हिंदी के उपसर्ग 13, उन सबको दिखाऊंगा, उन सबकी शक्ल दिखाऊंगा आपको। उर्दू, फारसी, अरबी, इसमें उपसर्ग की बात करूं तो 19 उपसर्ग इसमें होते हैं, ठीक है। अंग्रेजी के उपसर्ग की बात करूं तो 6 उपसर्ग होते हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। देखिए मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं और हिंदी आज छठी वीडियो है, इसके बाद बहुत सारी वीडियो और आएंगी, पूरी हिंदी की आएगी और आपके किसी भी टेस्ट से सारी हिंदी कवर करा दूंगा उससे पहले, ठीक है। पिछली वीडियो भी थी, पेन टैब पर पढ़ने में इतना मजा नहीं आता जितना फेस टू फेस मुलाकात करने में आपसे आता है,
ठीक है, तो ये आपको लगता होगा, पर ऐसा नहीं है। वो भी वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अब और ज़बरदस्त है क्योंकि मटेरियल बढ़ा दिया है, मैंने अपडेट कर लिया है खुद को। तो यूपीएसआई हो, आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो, कोई सा भी टेट पैट हो, स्टेट का कुछ भी हो, जहाँ भी हिंदी आती है, स्टेट पीएससी, यूपी पीसीएस, जहाँ भी आती हो, सारे सवाल इन वीडियो से डिट्टो पूछे जाएंगे, हूबहू। तो इसका ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बहुत सारे पेपर से कलेक्शन उठा के रखा गया है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से क्रीम निकाल के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी किताबों का भी मटेरियल है। तो कुल मिलाकर के मित्रों, मैं पूरी हिंदी कंप्लीट कराऊंगा, इसी लहजे में कराऊंगा। अभी सिर्फ 6ठी वीडियो है, इसके आगे और भी आएंगी करीब 30-35 वीडियो, और जब जाके 40-42 वीडियो में हमारा काम कंप्लीट होगा। तो इसलिए आपका अभी बहुत ज़्यादा नहीं छूटा है, प्ले लिस्ट तैयार है, एकदम क्रम में वीडियो मिलेंगी, उनको देख लीजिए। 5 वीडियो निकली हैं अभी, ठीक है। हिंदी आप ये कहोगे सबसे विश्वासी सब्जेक्ट है हमारा, और इससे बेहतर हम कुछ और कर नहीं सकते, ठीक है। हिंदी इतना विश्वास दिला रहा हूं आपको, चाहे आप 0 हो हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो उर्दू के जो उपसर्ग हैं, उर्दू के उपसर्गों को फारसी अरबी के उपसर्ग बोलते हैं, क्योंकि उर्दू भाषा ही यहां से आई है। तो उपसर्ग 19 उपसर्ग बोलेंगे। अंग्रेजी के जो उपसर्ग हैं वो 6। अंग्रेजी के उपसर्ग भी होते हैं क्या? हाँ, जिनको आजकल हम हिंदी में ही बोलते हैं। जैसे देखिए, हमारा शब्द तो था उप निरीक्षक, लेकिन हमने उसको बुला दिया सब इंस्पेक्टर। और हिंदी में भी हम क्या लिखते हैं? हिंदी में भी हम ऐसे ही लिखते हैं, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। तो ये जो हमने सब उठा लिया, ये आप इंस्पेक्टर, चलो सब इंस्पेक्टर, ये जो हमने सब उठा लिया, तो एक प्रकार से उपसर्ग ही तो लगा दिया इस मूल शब्द के आगे। तो इसको हम उपसर्ग बोले, हमने उपसर्ग बोला, लेकिन ये सब आया कहाँ से? तो अंग्रेजी का शब्द है। तो इसलिए ऐसे उपसर्ग 6 उपसर्ग हमने उठा लिए। जरूर नहीं 6 ही हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, सामान्य तौर पर 6 माने गए, ज्यादा भी बढ़ सकते हैं, 1 आध 2 4, ठीक है। तो इनकी संख्या तो बहुत ही कम पूछी जाएगी। संस्कृत की संख्या पूछ ली जाती है, हिंदी की संख्या पूछ ली जाती है, ठीक है, इसकी भी पूछ ली जाती है, लेकिन सब कभी आपको अंग्रेजी की संख्या नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये बहुत घटे बढ़े हुए हैं। अलग अलग किताबों में संख्या अलग अलग है, ठीक है। अब डिप्टी सीएम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपने सुना होगा, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर आपने सुना होगा। तो डिप्टी वर्ड जो हो गया वो भी उपसर्ग, अंग्रेजी का ही उपसर्ग है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे, जनरल मैनेजर, जनरल हमने जो उठा लिया, अंग्रेजी का उपसर्ग है। तो इस तरह से मैं 6 आपको रटवाऊंगा, चिंता मत करो। अब मैं अब संस्कृत के उपसर्ग पे आता हूँ, क्योंकि सबसे मुश्किल चीज है कोई उपसर्ग रटना, तो संस्कृत के उपसर्ग रटना है। और इनको ट्रिक से याद करवाऊंगा, ट्रिक नहीं, बहुत ही अच्छे से। वीडियो क्या अभी बस 3 मिनट दे दो मुझे, 3 मिनट में संस्कृत के 22 उपसर्ग आपको याद होने वाले हैं। कितनी बढ़िया बात बताई है। और 22 उपसर्गों को आप इस क्रम में याद करोगे संस्कृत के बस यही उपसर्ग हैं जो 22 हैं। और देखो हलंत लगा रखा है, तो ये हलंत बिल्कुल मत भूलना। 3 उपसर्गों में हलंत लगता है, निर, निस, दुर, दुस, सॉरी 4 में। तो 4 उपसर्गों में हलंत लगता है, और 5वां उत, पहले नहीं पढ़ाया था इसलिए 5वां ये उत में भी हलंत लगेगा। तो अब मैं आपको बताने लगूं, देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग कैसे रटने हैं ये संस्कृत वाले, तो आपको कैसे याद करना है समझ लीजिए। आ, अव, मेरे साथ बोलना, आ, अव, जैसे मैंने याद किए, आ, अव, उप, अप, आ, अव, उप, अप। इसको 10 बार बोलो, आ, अव, उप, अप, आ, अव, उप, अप, आ, अव, उप, अप, ठीक है। आ, अव, उप, अप, आपको बिल्कुल याद हो गया। आ, अव, उप, अप, आ, अव, उप, अप, बस आज पूरे दिन यही करना, आ, अव, उप, अप, ठीक है। अब मैं और बढ़ा रहा हूं, ये सारे ई की मात्रा वाले, अपी, अभी, अति, अधि, अपी, अभी, अति, अधि, अपी, अभी, अति, अधि, अपी, अभी, अति, अधि। तो आ, अव, उप, अप, अपी, अभी, अति, अधि। अब सारे बोल दो एक साथ, आ, अव, उप, अप, अपी, अभी, अति, अधि, आ, अव, उप, अप, अपी, अभी, अति, अधि। तो इस तरीके से बोलो, और स्पीड शताब्दी एक्सप्रेस की बन जानी चाहिए, तब अगलों पे बढ़ो। आ, अव, उप, अप, अपी, अभी, अति, अधि, बतेरी स्पीड है। अब आगे बढ़ सकता हूं। अब देखिए, अनुशंसु, नीवी, निर्निस, इनको सबको एक साथ, अनुशंसु, अनुशंसु, नीवी, निर्निस,
अनु सम सु नि वी निर निस। अब पहले क्या पढ़ा था आपने? आ अव उप अप अपि अभि अति अधि, अनु सम सु नि वी निर निस। अब आगे पढ़ेंगे दुर दुस, दुर दुस प्र परा प्रति परी, उसको बाद में देखूंगा। देखिए यहां से फिर से पढ़ो, अनु सम सु नि वी निर निस दुर दुस प्र परा प्रति परी। ठीक है, अनुशंसु नीवी, अनुशंसु नीवी, अनुशंसु नीवी, ऐसे ही पढ़ते रहो। अनुशंसु नीवी निर्निस दुर्दुस, निर्निस दुर्दुस, निर्निस दुर्दुस, एक से दो, निर्निस दुर्दुस प्रेपरा प्रतिपरी। तो अब फिर से अब शुरू से पढ़ता हूं मैं, और आपको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा क्योंकि मुझे तो ये याद है। आ अव उप अप अपि अभि अति अधि अनु सम सु नीवी निर्निस दुर्दुस प्रेपरा प्रतिपरी। और एक लास्ट सुनाया है उत। तो इनको अच्छे से आप ऐसे बोलने की प्रैक्टिस कर लो। यही एक तरीका है जो आपको 22 के 22 उपसर्ग रटवा सकता है। और एक बार ये रट लिए तो समझ लो उपसर्ग का सवाल बहुत कम चांस है, मतलब 99% आप सही करोगे, गलत नहीं करोगे, क्योंकि संस्कृत के उपसर्ग ही ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब आप देखिए इन उपसर्गों से बने हुए शब्द बहुत सारे होते हैं। जैसे आ से भी बहुत सारा, आजीवन, आमरण। आजीवन का मतलब सारा जीवन या जीवन भर। तो आ का अर्थ क्या हो गया? भर। आने क्या दिया? सारा। तो आ का अर्थ सारा या भर। आमरण, मरने तक, तक भी लगा दिया। ठीक है, मरने तक, तो आ का अर्थ तक भी हो जाता है। तो इनके उपसर्गों के अर्थ भी होते हैं, तो वो अर्थ भी कई बार बनते हैं क्वेश्चन, अभी आपको बताऊंगा। तो अब से भी बहुत सारे आप शब्द बना सकते हो। अब से जैसे अवनति, किसी का उन्नति है उसका उल्टा अवनति होता है ना। तो अब जहां भी लगता है अवरोही, तो अब का मतलब होता है घटना, कम करना किसी चीज का, कम। अब का बस इतना ही ध्यान कर लो, कोई शब्द से याद रखा करो, इनका अर्थ ज्यादा अच्छा बता पाओगे आप। ठीक है, अब उप का भी आप बहुत सारी चीजों से बहुत सारे शब्द आप बना सकते हो। अप से भी बहुत सारे, अपी से बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, और कई किताब तो अपी को उपसर्ग भी नहीं मानते हैं। जैसे अगर मैं ल्यूसेंट की बात करूं तो वहां उन्होंने उद माना है, इसको अपी को दिया ही नहीं है, तो उद एक नया उपसर्ग दे दिया है। तो कभी कभी ऐसे, लेकिन सब 22 ही बोलते हैं। चलिए, अभी से बहुत सारे आप बना सकते हो। अभिमान, बिल्कुल ठीक है, अभिमान, तो मान में भी जो ज्यादा हो। अभ्यास, अभ्यास, तो अभी प्लस आस। देखिए इसमें अगर पूछे अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है, तो अब ये आपको संधि याद करवाएगी, जो यण संधि बताई थी। यण संधि कैसे तोड़ते थे आप, याद होगा, य के साथ आधा अक्षर तो ई लगता था, संधि में बताया था मैंने, अभी प्लस आस। तो यहां पर उपसर्ग भी अभी है, तो आपको याद है कि अभी एक उपसर्ग है, तो आप एकदम कॉन्फिडेंटली इसमें अभी लगा दोगे। ठीक है, और कोई नहीं तो फिर कोई ए ढूंढेगा, कोई अब ढूंढेगा। ए और अब कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, आपको मालूम है। तो इस तरीके से आपको इनका यूज करना है। इस पे बहुत सारे सोच सकते हो। अति पे अत्याधिक, अत्याधिक, अत्याधिक को जब तोड़ोगे तो ये भी यण संधि का है, अति प्लस अधिक, तो अति प्लस अधिक, तो इसमें अति उपसर्ग आ गया है, अति उपसर्ग आ गया है। ठीक है, अति से और भी अत्यंत, अति प्लस अंत, अत्यंत में भी अति है। तो आधे वर्ड में जो होता है इनमें ई वाली मात्रा होती है उपसर्ग के लिए। ठीक है, अब अधि से अध्यक्ष, अध्यक्ष, तो ये ई वाले बड़े मुश्किल पड़ते हैं बच्चों को, पर ये यण संधि वाले एग्जाम्पल होते हैं ज्यादातर। तो अधि प्लस अक्ष, तो यहां अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। ठीक है, चलिए, ऐसे ही अनु में अनुसरण, अनुशासन, तो बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। सम से भी बहुत सारे, सु से भी सुशासन, ठीक है, सुगम, सुपुत्र, बहुत सारे बना सकते हो। ठीक है, तो सम से तो बहुत सारे, सम प्लस न्यासी, सन्यासी, सन्यासी में सम होता है। ठीक है, तो उस तरीके से आप बना सकते हो। सम में भी आप हलंती लगा लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हलंत का एक और बढ़ जाता है। तो सु, नी, वी, निर, निस, सबका आप बना पाओगे बहुत ही आसानी से। तो देख लीजिएगा ये उपसर्ग है। अब मैं इससे आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, इनको रटने का फायदा क्या हुआ है।
अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इनको रटने का फायदा क्या है। क्वेश्चंस देखिए आप कितनी आसानी से कर पाएंगे। निष्कर्ष में उपसर्ग क्या होगा, ध्यान देना, निष्कर्ष में उपसर्ग क्या होगा। अब आपको पता है निष्कर्ष को हमें तोड़ना है। कई बच्चे तो ये सोचते हैं कि ये विसर्ग संधि में कुछ याद आ रहा है, नी प्लस कर्ष, ऐसे विसर्ग संधि में बताया था। जिसने संधि अच्छे से पढ़ा है वो इस बात को सोच पा रहा होगा, नी प्लस कर्ष। तो इसमें फिर जैसे वहां आप अभ्युदय में या अभ्यास में आप बता रहे थे अभी प्लस आस, तो जैसे वहां संधि थी वही उपसर्ग था, तो यहां भी यही उपसर्ग हो जाएगा नी। तो नी हालांकि दिया ही नहीं, ऑप्शन में देना चाहिए था उसको, बच्चे बहुत सारे इसमें नी उपसर्ग लगा के आ जाएंगे, जो कि गलत है। कभी भी उपसर्ग में विसर्ग नहीं लगता, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, उपसर्ग में कभी विसर्ग नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सही बात, बहुत दिमाग में बिठा ली, एकदम से बिठा ली। अब देखिए, अब इनमें उपसर्ग होता कौन सा है। अब देखिए, अब जब ये विसर्ग नहीं आएगा तो सीधी सी बात है कि कर्ष तो एक अलग शब्द है, क्योंकि संधि से जानते हैं हम, तो कर्ष मूल शब्द हो गया, तो फिर तो निस बचा। अब निस में से कौन सी, ये, और आधी है इसलिए हलंत। लेकिन ये वाला हमारा उपसर्ग में है ही नहीं, हमारी उपसर्ग में बस एक ही से है, नी निर निस, नी निर निस, मैंने आपको पढ़ाई थी ना। तो निस ये वाला ही उपसर्ग है, ये वाला उपसर्गों में इसकी गिनती ही नहीं होती, इसलिए बहुत बच्चे इसको भी लगा जाएंगे। तो निस, और निस में भी हलंत, कि हलंत क्यों, क्योंकि आधा है। और जहां भी निस उपसर्ग निकलेगा ना, जहां भी निस उपसर्ग निकलेगा हलंत तो जरूर आएगा। बगैर हलंत के आप कभी भी निस उपसर्ग को ना लिखें। ठीक है, तो अब आप शायद क्लियर हो गए होंगे। इनमें बहुत कंफ्यूजन आपको शायद पहले रहता हो, अब मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, रहता है तो और क्लियर करूंगा। दुर्गम, अब आपसे कोई पूछे यार ये तो दू उपसर्ग लेकर निकल रहा है यहां से, बहुत बच्चे ये सोचेंगे, तो मूल शब्द बचा के देखो ना, आपने बचाया क्या, मूल शब्द ये बचा दिया आपने, गे पे रे, ये क्या छोड़ा भैया आपने, ये किधर का भी ना छोड़ा है बेचारा। ठीक है, अब इसमें सोचो आप, संधि तो दू प्लस गम बनती थी, दू प्लस गम, मैंने बताया उपसर्ग तो कभी विसर्ग लगता ही नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा उपसर्ग में। ठीक है, फिर कौन सा होना चाहिए, अब कौन सा होना चाहिए, दू प्लस गम। अब देखिए दुर हो सकता है, दुर हो सकता, दुर भी आ गया और गम अलग चीज, दुर्गम। ठीक है, तो गम अलग दुर अलग, तो दुर उपसर्ग आपका ये रहा, और हलंत के साथ आएगा जब भी दुर उपसर्ग आएगा। तो आपने देखा ना ऊपर, देखो तो सही, देखो ये रटे है ना, दू तो है ही नहीं उपसर्गों में, तो आपको देखना चाहिए कि भाई फिर तो दुर ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता, वो रटे हुए यही फायदा होगा वहां। अब देखिए प्रत्योन्मति में उपसर्ग कौन सा होगा, प्रत्योन्मति। अब इसमें उपसर्ग में लगाने लगूं तो ये तय के साथ आधा अक्षर है, आधा ये है, तो प्रे तय पे ई की मात्रा चढ़ जाएगी, प्रति प्लस उत्पन्न। देखिए उत्पन्न, यह तो हट जाता है ना, उत्पन्न, या अगर ऊ नहीं होता तो ए आता, जैसे हमने देखा था अत्यंत, अत्यंत, अति प्लस अंत, ए बच जाता है यह में, पर यहां तो ऊ आ रहा है ऑलरेडी, जहां कोई स्वर ना आए वहां ए लगाते हैं, यहां तो स्वर है हमारे पास, तो उत्पन्न लगाएंगे, प्रति प्लस उत्पन्न, और यहां से अलग तोड़ दो मति, और मति इसमें क्या हो जाएगा, मति आपका इसमें प्रत्यय हो जाएगा, तो प्रति है उपसर्ग, तो यहां पर प्रति उपसर्ग आ गया। प्रत्यय अगली क्लास में क्लियर करूंगा, तो प्रति उपसर्ग है, तो बहुत बच्चे इसमें गलती कर जाएंगे, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिए, क्योंकि ऑप्शन से शायद ज्यादातर बच्चे बता पाते हैं आप में से। तो आपको रटने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, यही सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा इन उपसर्गों के ऊपर। एक बार आपने रट लिए तो क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से हल कर पाओगे, और बुक से आज करना, और देखिए उपसर्ग से खतरनाक प्रश्न भी होता है कोई कोई, आपको लग रहा होगा सब कुछ बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं ना 90% बच्चे अब भी गलत कर जाएंगे इस सवाल को। बहुत ही जरूरी है अब हमें आगे की बात सीखना। आपने उपसर्गों से शब्द बनाने तो सीख लिए, आपको पता भी लग गई कि भाई दुर उपसर्ग आ रहा है तो किन में लगेगा, दुर्गम।
ठीक है, दुर्जन, तो इनमें दुर उपसर्ग होता है, ठीक है। तो जहां भी दुर उपसर्ग होगा आप शब्द बना पाओगे। तो शब्द आपने एक बार बनाना सीख लिए ना उपसर्गों से, समझ लो आप एकदम परफेक्ट है उपसर्ग में, अगर आप किसी उपसर्ग से शब्द बना पाए तो। चलो अब उपसर्ग से खतरनाक प्रश्न, इसको खतरनाक माना जाता है। किस उपसर्ग का अर्थ चारों ओर या आसपास का होता है? जब आपसे उपसर्ग का यानी वो जो शब्दांश है उसका अर्थ पूछ ले तो आप इसमें सबसे ज्यादा गलती कर पाते हो और बहुत बच्चे तो इसको छोड़ के आते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें देखता हूं कि चारों ओर कौन से में आएगा। अगर आप उपसर्ग से शब्द बना पाए तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो जैसे प्रहार, तो प्रहार, तो देखिए इसमें हमें दिख रहा है प्रे, और भी हम कहीं लगा सकते हैं प्रबल, इससे हमारा क्लियर नहीं हो रहा प्रे का अर्थ क्या है। चलो प्रबल, ये हमारा क्लियर कर देगा अर्थ, प्रे का अर्थ क्या है। देखिए बल होता है, प्रबल मतलब और अधिक बल, तो प्रे का मतलब अधिक बल। एक तो है बलशाली इंसान, एक है प्रबल, और अधिक बल देने का, प्रबल वो होता है। तो प्रे का मतलब और अधिक, तो इसमें चारों ओर आसपास का कोई अर्थ नहीं रहा। प्रति, प्रति तो हम हर एक को बोलते हैं, जैसे प्रतिदिन, हर एक दिन, तो यहां भी चारों ओर आसपास का। प्रतिकूल, प्रति उल्टे के लिए भी लग जाता है, प्रतिकूल, ठीक है। प्रति मतलब उल्टा, तो प्रति, बटे में भी, प्रति का मतलब बटे भी होता है ना, प्रति रुपया, ऐसे कहते हैं ना, इतने रुपया प्रति ग्राम, इतने रुपया प्रति किलो, उस प्रति का मतलब बटे होता है। प्रति मतलब उल्टा, बटे, उल्टा, ठीक है। अब देखिए परा, अब ये परा क्या होता है? परा क्या होता है? परा के आप निकालोगे अर्थ तो परा के आपको बहुत ज्यादा शब्द तो नहीं मिलेंगे, पर आप देख लेना पराक्रम होता है वैसे कि अच्छा क्रम, तो कहीं भी आपको इसका भी अर्थ नहीं मिलता चारों ओर आसपास में। जैसे ही आप परी पे जाओगे तो आप देखते हैं परी, तो किसी भी चीज का परी माने होता है, जैसे आप देखते हैं परिधि, किसी चीज की भी परिधि निकालनी है, परिमाप देखते हैं, तो परिमाप निकालना है, मान लो इस खेत का, तो इसका परिमाप होगा, इसको चारों ओर से नाप दो, यही परिमाप होता है। परिधि, परी लग गया परिधि, तो परिधि, इस गोले की परिधि ये होगी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं परिधि। तो परिधि भी आपको क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद करता हूं कि भाई आप अब परी को बता पाओगे। परी माने चारों ओर या आसपास का हम कह सकते हैं। अब देखिए, और ये खतरनाक प्रश्न है, इनको हर बच्चा नहीं कर पाएगा पेपर में। दुर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अब दुर से आप बना लो ना कोई, दुर से आप खुद कोई शब्द बना के देखो, दुर्जन, दुर से, तो मैंने बनाया ना, मैंने बताया जो बच्चा उपसर्ग से शब्द बनाना सीख गया वो कुछ भी अर्थ बना देगा। दुर्जन, दुर्जन कहते हैं किसी को, कहते हैं दुर्जन, बड़ा बेकार आदमी, बड़ा बेकार जन। दुर माने बुरा, दुर माने जहां भी दुर लगेगा वो बुरे को स्पष्ट करेगा, बुरे को स्पष्ट करेगा। एक कीड़ा आया और वो खुद ही निशान लगा के चला गया, देखो बुरा पे लग रहा, वो भी जानता। एक ये बैठा अच्छे पे लगा रहा है, चलो ठीक है। तो कुल मिलाकर के दुर का अर्थ होता है बुरा, ठीक है। ऐसे ही आपको अर्थ सोचने पड़ते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हो कि हर उपसर्ग का हमें अर्थ बता दो, तो मैं आपको बताने आया हूं आज और बता के रहूंगा। तो संस्कृत के उपसर्ग, उनके अर्थ तथा उससे संबंधित बने शब्द। तो देखिए, अब देखिए अति, देखिए मैंने क्रम में नहीं लिखे हैं, जो मैंने जिस क्रम में याद करवाया वो नहीं है, पर ये सारे हैं 22 के 22। जैसे अति, अति का मतलब अधिक होता है। हम बोलते हैं ना किसी चीज की अति, ये तो ज्यादा अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा, आसानी से याद हो जाएगा। अति माने अधिक, अत्यधिक, अधिक में और अधिक, अत्यधिक हो गया, ठीक है। अत्यंत, अति, अतिरिक्त, तो अति माने और अधिक रिक्त, तो अति का मतलब अधिक होगा। अधि, अब अधि का अधिकार, अधिपति, अधिनायक, अधि का मतलब ऊपर, नायक, अधिनायक लगा दिया, अधिनायक लगा दिया, नायक से ऊपर, श्रेष्ठ, तो अधिक अर्थ ये हो सकता है। एक उपसर्ग का एक ही अर्थ नहीं होगा, अलग अलग शब्दों में अलग अलग भी निकल सकते हैं, इसलिए कई कई अर्थ दे रखे हैं। अनु माने पीछे या समान, जैसे हम बोलते हैं अनुचर, अनुचर कहते हैं जैसे एक नेता होता है, बाकी सब उसके अनुचर होते हैं, मतलब उसके पद चिन्हों पर चलने वाले होते हैं। अनुचर, अनुकरण, किसी का अनुसरण करना, अनुकरण करना, वो मतलब होता है उनके पीछे पीछे चलना। देखिए कीड़े डोल रहे हैं भाई, आजकल चमौसा चल रहा है। चलो, अप माने अपयश, अपकार, अप माने बुरा,
देखिए किसी का यश कम कर देना, अपमाने हीन कर देना, यश हीन, ठीक है। अपमान, मान किसी का कम कर देना या उसको कम कर देना, बुरा कर देना, हीन कर देना। तो ये सारे अर्थ आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ज्यादा अच्छे से आप खुद पढ़ पाओगे। एक एक को मैं नहीं समझा रहा यहां से, और शब्द भी आप देख पा रहे हो, बहुत अच्छे से हम बना पा रहे हैं, ठीक है। आपको इनके नोट्स चाहिए तो पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इनके ही नोट्स बने बनाए, बच्चे कुछ बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं के हाथों से लिखे हुए मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि वो भी वीडियो से ही बनाते हैं। आप थोड़े आलकसी हो तो कोई बात नहीं, आपके आलकस को दूर कर देंगे। सारे उपसर्गों का अर्थ लिखा है, ये क्या कर दिया हमने, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। हो जा भैया, बहुत पढ़ा दिया, यूं दिखा रहा है बहुत पढ़ा दिया आपको, इतना पढ़ा दिया सारा। चलो, अरे चला जा, ये आ गए भाई, ये आ रहे हैं, ठीक है। अवहीन, तो इसका मतलब आ का अर्थ देखिए, मैंने बताया था आ का अर्थ क्या होता है, आ मरण, मरने तक, आकर तक बता दिया था मैंने, ठीक है। आजीवन, पूरे जीवन, जीवन भर, भर भी लगा सकते हो यहाँ, आके अर्थ बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। और भी दिख रहे हैं आपको, तो ये सारे आप पढ़ लेना एक बार, और आप एक बार अपने मन में उतार लेना, फिर आपको कोई गलती इनमें नहीं होगी। तो उपसर्गों का पूरी क्लास है। अब हिंदी के उपसर्ग आपको बता रहा हूं कि हिंदी के उपसर्ग क्या होंगे। वैसे तो बहुत ही आसानी से पहचाने जा सकते हैं हिंदी के उपसर्ग, ये कीड़े कर रहे हैं, इसे बड़ा मैं नहीं कर रहा, कभी सोच रहे हो, बड़े छोटे साज आज उनके हाथ में है। देखिए, अब देखिए ये हिंदी का उपसर्ग है, संस्कृत का आ था, ए हिंदी का है, ठीक है। ए भाव, तो आपको खुद सब हिंदी के एकदम दिख जाते हैं आपको। अभाव में उपसर्ग बताओ, तो ये संस्कृत से नहीं आया। ए भाव का उल्टा, ए सत्य, तो ए उपसर्ग लगा के उल्टा अर्थ बना देते हैं एकदम। तो अभाव, जैसे सत्य में ए सत्य, ए सत्य, तो सत्य का जहां अभाव हो वही तो असत्य है, तो ए का अर्थ हो गया अभाव, यानी कमी, निषेध ना हो, ठीक है। तो वो अछूता, छूता और अछूता, थाय अथाय, टल अटल, तो वो वाली चीज है, मतलब इस चीज का। अन, अब देखिए अन, तो सॉरी इसने तो एक सा लिख दिया है, यहां भी अन का भी। अनमोल, अधिक कीमत, अनमोल, अनबन, अनपढ़, तो इसका अन का मतलब है बिना, बिना, बिना मोल का, जिसका कोई मोल ही ना हो। अनपढ़, जो पढ़ा ही ना हो, तो इसका अन का मतलब भी न का अर्थ, निषेध लगाता है, तो सही है, निषेध ही है। ये दोनों एक सही अर्थ निकालते हैं, अन भी और ए भी। तो आपको साफ दिख रहा होगा ये हिंदी के ही, अनपढ़, अनबन, अनमोल, ये हिंदी ने ही बनाए हैं। कै, बुराहीन, देखो कपूत और कचोट, तो कै पूत, कपूत, कै माने बुरा ही हो गया, कपूत। चलो, कु भी बुरा होता है, कुचाल, कुचैला, कुचक्र, तो कुपुत्र, कुपुत्री, कुमाता, ये सारे इसमें ही आएंगे। दू माने कम या बुरा, दुबला, दुलारा, दुधारू। दू उपसर्ग, हालांकि ये बोल तो रहा है इसमें दुधारू में है, पर हमें नजर नहीं आ रहा, दूध प्लस आरू है, और आरू का इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे नी माने कमी, देखिए नी, निर, ये नी उपसर्ग उसमें भी होता है, किसमें, संस्कृत में भी और हिंदी में भी है। नी, निर, निस, तो वहां पर ये होते हैं, नी, वी, निर्निस, वहां पढ़ाया है ना, नी उपसर्ग वहां भी मिलेगा। तो निगोड़ा, निडर, निहत्ता, निकम्मा, तो इसके साफ दिखेंगे आपको। और अवहीन, अव माने हीन, अवनति किसी को कर, अव माने कम, और अगुण, गुण ना हो, जिसमें गुण ना हो। औघर, औसर, औसान, और तो आपको समझ में नहीं आएंगे, पर ये अच्छा आ जाएगा। भर भी उपसर्ग होता है, भर पेट, भरपूर, भरसक, तो हिंदी के साफ दिख रहे हैं। सुडोल, सुजान, सुघड़, तो सुपुत्र, कुपुत्र, ये सब हिंदी के हैं। अध पका, अध, तो अध कच्चा, अध मरा, अध वर्ड भी हिंदी का है। 29, 39, 59, ये सब हिंदी के वर्ड हैं, ठीक है। और मैं बात करूं, चलिए देखिए 19 उर्दू उपसर्गों के अर्थ व उनसे बने शब्द। तो अगर आप देखेंगे उर्दू के आराम से पहचानते हैं उर्दू के उपसर्ग। अल, कम, देखिए अलबत्ता, अलगर, तो इनमें पूछेगा अलबत्ता में कौन सा उपसर्ग है, तो अल आप एकदम से बता दोगे। कमजोर, कम वक्त, कम अकल, तो ये सब उपसर्ग हैं उर्दू के।
खुश नसीब, गैर हाजिर, दर असल, दर हकीकत, ना पसंद, ना जायज, ना समझ, ना लायक। तो ये सब जो है उर्दू के उपसर्ग हैं। फिल, फी, फिलहाल, फी, आदमी। देखिए जो अर्थ याद करने आपको, संस्कृत के उपसर्गों के ही अर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के अर्थ कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बेनाम, बेमुश्किल, बदौलत, बदस्तूर, तो ये आप बहुत ही आराम से ध्यान रख सकते हैं और बना सकते हैं। तो इनको ज्यादा कुछ आपको भाव देने की जरूरत नहीं है। उर्दू के उपसर्ग एकदम से पहचान जाएंगे। बेईमान में कौन सा उर्दू उपसर्ग है या कौन सा उपसर्ग है, तो बे। तो इनको एक बार पढ़ लें कि कौन सा उर्दू में कौन कौन से आते हैं। बे, बा, बद, बदनाम, बदमाश, बदकिस्मत, एक बार पढ़ लोगे तो ये सब ध्यान रहेगा आपको बहुत ही आराम से। ठीक है, हम शकल, हम दर्द, तो हम, हर, सर, सरताज, सरदार, सरपंच, ये सब उर्दू से आए हैं। ठीक है, बहुत, अब आपको लग रहा होगा हम तो बहुत उर्दू यूज करते हैं अपनी बोलचाल में, बहुत वर्ड यूज करते हो आप इनको। ठीक है, ये सब उर्दू के ही शब्द हैं, ऐसे आप मान सकते हो। कुल मिलाकर के आपको ये चीज भी याद हो जाएगी और हो गई होगी। ठीक है, चलिए तो आगे देखता हूं 6 अंग्रेजी उपसर्ग। ये मैंने हाथ से ही लिख दिए और बहुत ही अच्छे आपको दिख रहे होंगे। देखिए उपसर्ग 6 अंग्रेजी के जो हैं, उपसर्ग का अर्थ और शब्द। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ और हेड, आप देखिए हेड को कितना यूज करते हैं, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, जो हिंदी ने डायरेक्ट उठा लिए हैं, जिनको हम आम बोलचाल में बोलते हैं, तो वही सब उपसर्ग हैं। और कौन सा किसका, ये अंग्रेजी के साफ दिखते हैं, अंग्रेजी के ही वर्ड हैं सारे। चीफ, जनरल, वाइस, सब अंग्रेजी में ही तो आता है, यहां तो हमारे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आता नहीं रे भाई, चलो। और अर्थ, अधीन नीचे है, सहायक, सहायक, तो देखिए सब का अर्थ है अधीन, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के अधीन या इंस्पेक्टर के नीचे, सब कमेटी, कमेटी के अधीन, कोई छोटी कमेटी होती है। डिप्टी, तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी का अर्थ आप एकदम समझ जाएंगे, कलेक्टर का सहायक, यानी छोटा डिप्टी होता है डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी रजिस्टर, डिप्टी सीएम, तो छोटा सीएम। ठीक है, डिप्टी का मतलब सीएम का सहायक सीएम, डिप्टी सीएम। वाइस, तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, वाइस प्राइम मिनिस्टर जो हम बोलते हैं, तो वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, तो वाइस भी सहायक ही होता है। तो ये सब तो सहायक ही हो गए ऊपर के। जनरल होता है बड़ा, जैसे हम आर्मी का जनरल, तो वो प्रधान होता है, तो उससे याद रख सकते हैं। जनरल मैनेजर, सबसे बड़ा मैनेजर, जनरल मैनेजर, जीएम बोलते हैं जिसको, कंपनियों में भी जीएम होते हैं, बहुत बड़े होते हैं वो। जनरल सेक्रेटरी, बड़ा सेक्रेटरी। ठीक है, चीफ, प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रमुख ही हो गया, मुख्य ही हो गया। चीफ इंजीनियर, मुख्य इंजीनियर। आगे हेड, हेड देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, हेड का मतलब भी मुख्य, यानी हेड मास्टर, मुख्य मास्टर, हेड क्लर्क। तो आप आराम से सारी चीजें बहुत ही ढंग से आप बता पाओगे। और अब आपको लग रहा होगा कि उपसर्ग का सवाल बिल्कुल सपने में भी नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा ही होना चाहिए। प्रत्यय भी बिल्कुल इसी ढंग से क्लियर करूंगा। आज थोड़ी सी जल्दी इसलिए थी, थोड़ी लास्ट में मैंने आपको लगा होगा जल्दी जल्दी बता दिया। दरअसल में कीड़े उड़ रहे, ये बोर्ड को अपने आप छेड़ रहे, कोई इधर से कोई उधर से। और ऐसा मत मानना कि हम जंगल में ही पढ़ा रहे हैं, पढ़ा घर में ही रहे हैं, पर लाइट इतनी जल रही है और आज बारिश हुई है, ये कीड़े बोर्ड पे ही भग रहे हैं। इन्हें भी डिजिटल बोर्ड ही अच्छा लग रहा, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।